दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम ग्रो पे अलग अलग तरीके से नई नई वीडियोस लेके आते हैं, नया नया कंटेंट लेके आते हैं, ताकि हम आपको एक अच्छी लर्निंग दे सकें, आपको एक अच्छा कंटेंट बता के आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में हेल्प कर सकें। जिसके चलते ग्रो एक नई सीरीज लेके आया है जिसका नाम है ग्रो ओरिजिनल्स, जहां पे हम क्या करेंगे कि यूट्यूब के अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्टिनिटी से एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। और ये सीरीज जिसका नाम ग्रो ओरिजिनल्स है, इसके चलते हर संडे आपको अलग अलग एक्सपर्ट से एक नया एपिसोड देखने को मिलेगा। आज का एपिसोड हम लेके आए हैं मनदीप से। मनदीप जो लेबर लॉ एडवाइजर चैनल से हैं और वो आपको बताएंगे कि एक सेक्टर में दो अलग अलग स्टॉक्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और इस सीरीज में हम हर वीक नए एक्सपर्ट से कोई ना कोई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे, ताकि हम आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, आपकी लर्निंग जर्नी को एक बहुत अच्छी जर्नी बना सकें। चलिए जल्दी से मैं मनदीप के पास आपको लेके चलता हूं, जो आपको आज का सेशन देंगे। हाँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कम टाइम लेते हुए चलते हैं जल्दी से मनदीप के पास। Thank you so much, Jagdeep, for introducing me. It's very good to be on Grow's YouTube channel twice, and I'll do my best to do justice to your best. And this is Money Minded Mandeep. मैं आप ही की तरह एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। वेल, आदमी नहीं, अभी 25 साल का ही हूँ, लड़का बोल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा सेव कर पाऊँ। Some might even call me कंजूस, बट आई डोंट माइंड। एंड मेरा फोकस ये रहता है कि अभी इस उम्र में जितना इन्वेस्ट करना है कर दो, क्योंकि फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद इतना परसेंटेज ऑफ माय इनकम मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। चलो, इनफ अबाउट मी। आपको वो लाइन तो पता ही होगी, मार्केट का मसाला 4 चीजों से बनता है। पहला होता है टिप, दूसरा होता है रिस्क, तीसरा होता है भाव और चौथा होता है लक। मैं आपको इसी का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देता हूं जो हर्षद मेहता के जमाने से नहीं है, आज का है। मंडे को आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर है 6% गेन हो गया। क्यों हुआ, यू मे आस्क? क्योंकि वीकेंड पे ही एक न्यूज आई थी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने Q2 रिजल्ट्स पब्लिश किए थे और काफी न्यूज आर्टिकल्स में हेडलाइन कुछ ऐसी थी, आईसीआईसीआई बैंक Q2 प्रॉफिट जंप्स 6 टाइम्स। ऑब्वियसली यार, आम इंसान को पता चलेगा प्रॉफिट 6 गुना बढ़ गया है तो सब लोग इन्वेस्ट करेंगे, एंड 6% शेयर का बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये न्यूज गलत है? कैसे गलत है उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलो, अभी के लिए आप एक बात बताओ, ये बैंक ए है, ये बैंक बी है। बैंक ए बोलता है मैंने 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया पिछले साल। बैंक बी बोलता है क्या बात कर रहा है यार, मैंने तो बस 5,000 करोड़ का ही कमाया। बैंक ए बोलता है और क्या, मेरे पास 3,000 करोड़ का प्रॉफिट भी है पिछले साल। बैंक बी बोलता है 3,000 करोड़ का प्रॉफिट तो मेरे पास भी है। मतलब समझ रहे हो, बैंक ए ने 10,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ का तो खर्चा कर दिया और बैंक बी ने 5,000 करोड़ में से सिर्फ 2,000 करोड़ का ही खर्चा किया और दोनों का प्रॉफिट सेम आ गया। तो मैं आपको इससे बताना क्या चाह रहा हूं कि हम सेम सेक्टर की दो कंपनीज को जब कंपेयर करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम होती है कंपनी के स्केल की और कंपनी के बिजनेस करने के तरीके की। हो सकता है बैंक ए बहुत बड़ा है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, ऑल ओवर इंडिया उसके ऑपरेशंस है, इसलिए वो 10,000 करोड़ का इंटरेस्ट कमा रहा है। और बैंक बी थोड़ा छोटे लेवल पे काम कर रहा है, बट एफिशिएंसी बैंक बी की बैंक ए से मच बेटर है, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट फिर भी बराबर है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम काम में लेते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट का। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रादर अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्लास 12th के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड इफ आई रिकॉल करेक्टली, हम बोला करते थे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट तो बहुत ही इजी चैप्टर है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं, फ्री के। अब आप सोच रहे हो बता भी दे भाई, कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। हम बस ये अज्यूम कर लेंगे कि दोनों कंपनीज की जो टोटल सेल है वो 100 रुपए है। उस 100 रुपए को कमाने के लिए कंपनी ने कितने % खर्चा किया, फिर बाद में कितने % कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है, और फिर हम जानेंगे कि कौन सा बैंक ज्यादा एफिशिएंट है। क्योंकि पॉइंट 100 रुपए कमाना नहीं है, 100 रुपए को कम से कम खर्चा करके कमाने में है। तो मैंने आपको समझाने के लिए कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में कंपैरिजन किया है। इनकी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स मैंने एक्सेल फाइल में बना ली हैं, और अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बट उससे पहले स्टेटमेंट्स को यूज कैसे करते हैं वो सीखते हैं। बाय द वे, आपने नोटिस किया ये स्टेटमेंट बनाते बनाते मेरी नजर इनके ब्रांड पर गई, इनके लोगो पर गई, एंड मैंने नोटिस किया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सभी के लोगो रेड और ब्लू कलर में है। फटाफट पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर बात बैंक्स की हो रही है तो बैंक्स में हम किन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि बैंक फंक्शन कैसे करता है। बैंक में आप और हम जैसे लोग पैसा जमा कराते हैं, करंट अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में। तो बैंक को एक तरफ तो बहुत सारा पैसा डिपॉजिट्स की फॉर्म में मिलता है,
उन डिपॉजिट्स पर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है। करंट अकाउंट में नहीं पे करता बट बाकी अकाउंट्स में करता है। एंड वो डिपॉजिट का पैसा बैंक यूज करता है बाकी लोगों को और कॉर्पोरेट्स को लोन देने में। तो लोन पे कमाने वाला जो इंटरेस्ट है वो होती है बैंक की इनकम। तो एक तरफ बैंक इंटरेस्ट पे करता है उन लोगों को जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया है, और दूसरी तरफ बैंक उन लोगों से इंटरेस्ट कमाता है जिनको उसने लोन दिया है। एक और चीज जो आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं वो है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज। प्रोविजंस का मतलब ऐसे लोन्स जो बैंक को लगता है कि वो लोगों से रिकवर नहीं कर पाएगा और वो एनपीएस बनने वाले हैं, उनकी प्रोविजनिंग बैंक्स एडवांस में कर लेते हैं और उनको प्रॉफिट में काउंट नहीं करते। तो जितना ज्यादा प्रोविजन बढ़ता है उतना बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है। ये भी बाय द वे क्लास 11th का प्रिंसिपल है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, अगर याद आ रहा हो किसी को। तो चलो फटाफट कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पे नजर मारते हैं। दोनों ही बैंक्स ने रिसेंटली क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए। तो सबसे पहले क्वार्टर 2 का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है मैं आपको उसका कॉमन साइज स्टेटमेंट दिखाता हूं। तो यहां आप देखोगे कि ये जो येलो कलर में मैंने 100 लिखा है, ये मैंने 100 मान लिया है इनकी इंटरेस्ट इनकम को। भले ही कोटक बैंक 6,800 करोड़ कमा रहा है और आईसीआईसीआई बैंक 19,600 करोड़ कमा रहा है, जो कि काफी ज्यादा है, बट मैं इन नंबर्स पे फोकस नहीं करूंगा। मैंने इन दोनों ही नंबर्स को 100 रुपीज मान लिया है और बाकी सारे नंबर्स को मैं एज अ परसेंटेज ऑफ दिस 100 रुपीज ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो इंटरेस्ट इनकम को अपन बोल रहे हैं 100, और अदर इनकम मतलब बैंक की कोर इनकम तो इंटरेस्ट इनकम ही होती है। अदर इनकम में बहुत अलग अलग तरह की इनकम आ सकती है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड फी या लॉकर की फी, म्यूचुअल फंड का कमीशन एंड सो ऑन। तो बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम उसकी इंटरेस्ट इनकम पे जज करते हैं, अदर इनकम पे नहीं। इसीलिए मैंने 100 सिर्फ इंटरेस्ट इनकम को माना है, टोटल इनकम को नहीं। तो इंटरेस्ट इनकम का 21% कोटक बैंक की अदर इनकम है, और सरप्राइजिंगली इंटरेस्ट इनकम का 21% ही आईसीआईसीआई बैंक की अदर इनकम भी है। तो इस हिसाब से दोनों बैंक्स की जो टोटल इनकम है वो 121 रुपीज हो गई। ये कोइंसिडेंटली 121 आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब इंटरेस्ट पेड, मतलब बैंक अपने डिपॉजिट्स पर लोगों को कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अगर बैंक 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमाता है तो उसके बदले कोटक बैंक अपने डिपॉजिट्स पे 43 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रहा है। और वहीं आईसीआईसीआई को देखें तो 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाने पर आईसीआईसीआई बैंक अपने डिपॉजिट्स पे 52 रुपए यानी 52 रुपीज का इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो अभी तक अगर मैं जज करूं तो कोटक बैंक इज मच बेटर देन आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि उसको इंटरेस्ट इनकम तो अच्छी खासी हो रही है 100 रुपए, बट उसको बदले में जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो आईसीआईसीआई बैंक के कंपैरिजन में काफी कम पे करना होता है। ये नंबर ऑफ रीजन से हो सकता है कि कोटक बैंक के करंट अकाउंट्स बहुत ज्यादा हो क्योंकि करंट अकाउंट पे उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, या फिर हो सकता है कि कोटक बैंक ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हाई इंटरेस्ट पे नहीं करता, वो लो इंटरेस्ट पे करता है और लोग फिर भी कोटक बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं। दोनों ही केसेस में ये कोटक बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजली का बिल, एम्प्लॉयज की सैलरी, शाम को 5 बजे जो चाय आती है उसका खर्चा, हर वो खर्चा जो बिजनेस को चलाए रखने के लिए जरूरी होता है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कोटक बैंक अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाता है तो 30 रुपए तो उसके ऑफिस चलाने के खर्चे और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में खर्च हो जाते हैं। और आईसीआईसीआई बैंक अगर 100 रुपए कमाता है तो उसके सिर्फ 26 रुपए ही खर्च होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो यहां पर आईसीआईसीआई बैंक हल्का सा बेटर है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा बनता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कोटक बैंक अगर 100 रुपीज का इंटरेस्ट कमा रहा है तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 48 रुपीज का, और वहीं आईसीआईसीआई बैंक अगर 100 रुपीज का इंटरेस्ट कमाता है तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 42 रुपीज का। यहां पर भी कोटक बेटर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोविजनिंग की जाती है। प्रोविजनिंग मतलब जो लोन बैंक को लगता है वो फ्यूचर में रिकवर नहीं कर पाएगा, जो एनपीएस बन जाएंगे, उस अमाउंट का बैंक पहले से ही प्रोविजन बना के रखता है, यानी तैयारी करके रखता है, और उतने अमाउंट को प्रॉफिट में से हटा दिया जाता है, प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाता। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाता है तो वो प्रोविजनिंग करता है 15 रुपए की, और कोटक बैंक अगर 100 रुपए का इंटरेस्ट कमाता है तो वो प्रोविजनिंग करता है सिर्फ 5.5 रुपए की, जो कि काफी अच्छी बात है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोटक बैंक के जो लोन्स हैं वो काफी हेल्दी लोन्स हैं, उसमें डिफॉल्ट होने की संभावना काफी कम है। और वहीं अगर आईसीआईसीआई बैंक के लोन्स की बात करें तो वो काफी रिस्की लोन्स हैं, और आईसीआईसीआई को खुद इस बात का डर है कि उनके लोन्स ज्यादा डिफॉल्ट हो सकते हैं। प्रोविजनिंग करने के बाद अगर कोटक बैंक 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है तो उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है 43 रुपीज का, और आईसीआईसीआई को प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है 27 रुपीज का। तो आई थिंक आपको पता चल चुका है क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स किसके बेटर हैं। अब एक बार नजर मारते हैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स मतलब जून 2020, कोविड आने के बाद जो इमीडिएट 3 मंथ्स थे, अप्रैल मई जून, तब के नंबर्स कैसे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो देखो, कोटक बैंक ने 100 रुपए कमाए इंटरेस्ट इनकम पे,
11 रुपए कमाए अदर इनकम पे। आईसीआईसीआई बैंक ने 100 रुपए कमाए इंटरेस्ट इनकम पे और 31 रुपए यानी 31 अदर इनकम पे, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। तो यहां पर कोटक की टोटल इनकम हो गई 111 रुपए और आईसीआईसीआई बैंक की टोटल इनकम हो गई 131 रुपीज। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यहां पर भी कोटक का काफी इंप्रेसिव है। 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम पे सिर्फ 46 रुपीज का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है और आईसीआईसीआई बैंक को 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम पे 53 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 27 कोटक के और 23 आईसीआईसीआई बैंक के। यहां पे थोड़ी सी गिरावट है। गिरावट कैसे है? आप सितंबर 2020 के नंबर्स देखोगे तो 30 और 26 है, यहां पर आपको 27 और 23 दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो बैंक ने भी अपने स्टाफ को बोला कि बिजली का बिल तुम्हारा बैंक भरेगा, घर जाओ, घर से काम करो। तो इस चक्कर में जून क्वार्टर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको कम दिख रहे हैं। एक और चीज मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो है टोटल प्रोविजन। टोटल प्रोविजन अगर जून क्वार्टर में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने 38 रुपीज का किया और कोटक बैंक ने 14 रुपीज का किया। यहीं पे अगर सितंबर का रिजल्ट वापस मैं आपको दिखाऊं तो आईसीआईसीआई बैंक ने सिर्फ 15 रुपीज का प्रोविजन किया था और कोटक ने सिर्फ 5.5 रुपए का किया था। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जून क्वार्टर में प्रोविजंस इतने हाई क्यों थे? वो इसलिए थे क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज डिस्ट्रेस्ड हैं और बैंक्स को पता है कि फ्यूचर में उनके लोन्स बहुत डिफॉल्ट होंगे, तो कोविड रिलेटेड प्रोविजंस उन्होंने जून क्वार्टर में बहुत हाई रखे थे और सितंबर क्वार्टर में भी रखते, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी जिसके अकॉर्डिंग वो अब कोविड रिलेटेड प्रोविजंस अभी बुक नहीं कर सकते। तो ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि सितंबर क्वार्टर में जो भी हमें प्रोविजंस दिख रहे हैं, काफी कम दिख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोविड रिलेटेड प्रोविजंस आप अभी मत इंक्लूड करो। इसका मतलब फ्यूचर में वो इंक्लूड होंगे और ये नंबर इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बात बोली थी, आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट 6 गुना बढ़ गया। मैं उसको गलत न्यूज क्यों बोल रहा हूं? उसके लिए अपन को चलना होगा सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के रिजल्ट पे। तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में हम देखेंगे तो 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम दोनों बैंक्स को हुई एंड 18 रुपीज और 23 रुपीज की अदर इनकम भी हुई कोटक और आईसीआईसीआई बैंक को। इससे इनकी टोटल इनकम बनती है 118 और 123 रुपीज। यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड फिर से कोटक बैंक का काफी इंप्रेसिव है, 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया और आईसीआईसीआई बैंक ने 57 का इंटरेस्ट दिया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोइंसिडेंटली यहां पर इन दोनों का सेम है, 37 एंड 37। प्रोविजन आप देखोगे तो अगेन कोटक बैंक इज वेरी गुड एट प्रोविजनिंग। वो सिर्फ 6 रुपए का प्रोविजन कर रहा है एंड आईसीआईसीआई 14 रुपए का प्रोविजन कर रहा है। एंड फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 31 एंड 24। अब तक कहानी समझ आ रही है। अब आप जरा टैक्स पे नजर मारो। टैक्स पेड कोटक का है 6 रुपए और आईसीआईसीआई का है 20 रुपए। अब आप सोचोगे कि यार आईसीआईसीआई ने इतना ज्यादा टैक्स कैसे पे कर दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जब ये रिजल्ट आया था तब न्यूज में ये बात भी छपी थी कि आईसीआईसीआई ने एक वन टाइम चार्ज दिया है एज अ टैक्स, इस वजह से उसका टैक्स पेड बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट 100 रुपए अगर आईसीआईसीआई बैंक ने इंटरेस्ट कमाया है तो उस पर सिर्फ 3 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक को प्रॉफिट हुआ है और कोटक बैंक को 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में आईसीआईसीआई को अगर प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का और इस क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक को 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया, तो ऑब्वियसली ये 6 गुना से भी ज्यादा का जंप लग सकता है और यही चीज छपी थी न्यूज में। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये 6 गुना का जो जंप है ये बहुत ही गलत तरीके से कैलकुलेट हुआ है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक हर क्वार्टर में हाई टैक्स पे नहीं करता है। वो हाई टैक्स सिर्फ एक वन टाइम चार्ज था जो उसको सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में पे करना पड़ा था। तो अगर हमें सचमुच कंपेयर करना है कि उसका प्रॉफिट कितने गुना बढ़ा है तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 24 रुपए और 27 रुपए। अब बैलेंस शीट पे बढ़ने से पहले आपको एक और पीएनएल दिखाता हूं जो कि है एनुअल मार्च 2020 का। तो यहां पर अगर आप नंबर्स देखोगे तो कोटक ने 26,000 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम कमाया है और आईसीआईसीआई ने 74,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट इनकम कमाया है। बट हमेशा की तरह हम इनको इग्नोर करेंगे और हम ये मान लेंगे कि इन दोनों ने 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम कमाई है। 100 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, अदर इनकम इनकी 20 रुपए और 22 रुपए है, तो इससे इनकी टोटल इनकम 120 और 122 रुपीज हो जाती है जो कि काफी अच्छी है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड अगेन कोटक का 50 है और आईसीआईसीआई का 56 है। अभी तक जितने भी पीएनएल अपन ने देखे सब में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कोटक का हमेशा आईसीआईसीआई से कम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमेशा कोटक के हल्के से ज्यादा रहे हैं 33 एंड आईसीआईसीआई के 29। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका लगभग सेम है जो कि काफी एस्टॉनिशिंग है क्योंकि अगर आप इनकी इंटरेस्ट इनकम देखो, एक कमा रहा है 27,000 करोड़ रुपए और दूसरा कमा रहा है 74,000 करोड़ रुपए, तब भी इन दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग सेम है 37% एंड 38%। टोटल प्रोविजन भी हर बार की तरह कोटक के इस बार भी कम है
8 रुपए का प्रोविजन किया है 100 रुपए की इनकम पे, और आईसीआईसीआई बैंक ने 19 रुपए का प्रोविजन किया है 100 रुपए की इनकम पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपके सामने है, और यहां पर काफी एस्टॉनिशिंग नंबर है। आईसीआईसीआई बैंक 74,000 करोड़ रुपए कमाकर सिर्फ 7,900 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, और कोटक बैंक 27,000 करोड़ रुपए कमाकर 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, जो कि मेरे ओपिनियन में काफी इंप्रेसिव है। तो अभी तक जितना आपने देखा उसके अकॉर्डिंग कोटक इज अ क्लियर विनर, बट अभी पिक्चर बाकी है। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अलावा कॉमन साइज बैलेंस शीट भी होती है, तो मैंने आपके लिए वो भी बनाई है। तो बैलेंस शीट पढ़ने से पहले नॉन कॉमर्स जनता के लिए एक सूचना आपने अगर कभी बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज और दूसरे होते हैं एसेट्स। एसेट्स का जब हम टोटल करेंगे और इक्विटी लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे तो वो टोटल हमेशा सेम आता है। ये सेम क्यों आता है उसके लिए आप क्लास 11th पढ़ सकते हो, बट अभी के लिए आप मानो कि सेम आता है। और इसी टोटल को मैंने बेस बना दिया 100 का, यानी मैं ये मान रहा हूं कि कंपनी के टोटल एसेट्स 100 रुपए के हैं और टोटल लाइबिलिटीज भी 100 रुपए की हैं। तो टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज बाकी सारी चीजें हैं वो अपन एनालाइज करते हैं। तो देखो, लेफ्ट में है कोटक बैंक, राइट में है आईसीआईसीआई बैंक। कोटक के लेफ्ट में सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और कोटक के राइट में जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, एंड सेम विद आईसीआईसीआई बैंक। अभी हम सबसे पहले कोटक की बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज सेक्शन देखते हैं। तो हर बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डिपॉजिट्स। हर बैंक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास डिपॉजिट्स के थ्रू आए, क्योंकि अगर डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो लोन कैसे देगा वो आगे। कोटक बैंक के सितंबर क्वार्टर में 100 में से 70% डिपॉजिट्स हैं और जून क्वार्टर में 74 थे, यानी ये थोड़े से कम हुए हैं। सिमिलरली अगर हम आईसीआईसीआई बैंक में देखें, जून क्वार्टर के डिपॉजिट 70 थे और सितंबर क्वार्टर के डिपॉजिट 72 हैं। मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने डिपॉजिट थोड़े से बढ़ाए हैं और कोटक के डिपॉजिट थोड़े से कम हो गए हैं। सिमिलरली अपन बोरोइंग्स भी देख सकते हैं। कोटक बैंक की जून में 8 रुपए की बोरोइंग थी और सितंबर में 11 रुपए की बोरोइंग हो गई। मतलब कोटक बैंक ने अपना कर्जा हल्का सा बढ़ाया है, और आईसीआईसीआई बैंक ने सेम पीरियड में 14 रुपए से 12 रुपए कर लिया अपने कर्जे को, मतलब उन्होंने कर्जा थोड़ा सा घटाया है। एंड सिमिलरली आप एसेट्स को भी देख सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको एक्सेल फाइल डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं। तो अब तक अपन ने जो स्टडी किया उसके बेसिस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों ही डेटा अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक का जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, यानी उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो आईसीआईसीआई के कंपैरिजन में कम पे करना पड़ता है। कोटक बैंक को प्रोविजंस भी कम बनाने पड़ते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि फ्यूचर में सारे ही बैंक्स अपने प्रोविजंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से कम प्रोविजन कर रहे हैं। और जो मैंने आपको एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाई उसके अकॉर्डिंग तो 100 रुपए में से 22 रुपए कोटक का प्रॉफिट है और 100 रुपए में से 11 रुपए ही आईसीआईसीआई का प्रॉफिट है, डिस्पाइट आईसीआईसीआई अर्निंग 3 टाइम्स इंटरेस्ट एज कोटक बैंक। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग कोटक आईसीआईसीआई से मच बेटर बिजनेस करता है और वो कम पैसा खर्च करके ज्यादा पैसा कमा सकता है। अब हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बैंक लोन देता है, वहां से इंटरेस्ट कमाता है, और बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं उस पर बैंक इंटरेस्ट पे करता है। तो ये जो बीच का मार्जिन है इसी को हम बोलेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और यही बैंक की असली कमाई होती है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कोटक बैंक का लास्ट क्वार्टर में 4.61 था और इस क्वार्टर में 4.52% है, और यहीं आईसीआईसीआई बैंक का लास्ट क्वार्टर में 3.6 था और इस वाले क्वार्टर में 3.64 है। तो लगभग कोटक बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 1% से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोटक बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो आईसीआईसीआई बैंक से मच बेटर है। अब एसेट क्वालिटी क्या होता है? एसेट क्वालिटी मतलब कोटक बैंक जो लोन्स दे रहा है वो काफी अच्छे और काफी हेल्दी लोन्स दे रहा है, उस पर डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, और आईसीआईसीआई थोड़े रिस्की लोन दे रहा है, इसीलिए उसको प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड कोटक बैंक का कासा रेशो भी बहुत बेटर है आईसीआईसीआई बैंक से। अब कासा रेशो क्या होता है? कासा रेशो मतलब कंपनी के पास करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट मिला करके कितना पैसा आता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? खुद ही सोच के देखो, आपने अगर कभी करंट अकाउंट खुलवाया हो तो आपको उस पर 0% इंटरेस्ट मिलता होगा, और अगर आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है तो 3% के आसपास इंटरेस्ट मिलता होगा। मतलब ये दो सोर्सेज ऐसे हैं जो बैंक्स के लिए बहुत सस्ते डिपॉजिट्स हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना कम खर्चा बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आप अगर बैंक के पास एफडी करवा रहे हो तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में आने वाला पैसा डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स कितना परसेंट है। कोटक का अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर था 53.6% और इस क्वार्टर है 57.1%, एंड आईसीआईसीआई 42 और 40% पे अटका हुआ है।
तो जो हमने कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में देखा कि कोटक का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमेशा आईसीआईसीआई से कम क्यों रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कमाई का मार्जिन ज़्यादा है और इसके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा है आईसीआईसीआई के कंपैरिजन में। अब बैंक्स की बात कर रहे हैं तो एनपीए को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे बैंक्स के लोन जो डिफॉल्ट हो चुके हैं। तो एनपीए भी कोटक बैंक के काफ़ी इंप्रेसिव है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो लास्ट क्वार्टर 2.3%, इस वाले क्वार्टर में 2.5%, और वहीं आईसीआईसीआई की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 6.3% और इस क्वार्टर में 5.17%। अब एनपीए अगर देखें तो कोटक यहां पर भी आईसीआईसीआई से मच बेटर है, 0.85% लास्ट क्वार्टर में और 0.74% इस वाले क्वार्टर में, और आईसीआईसीआई 1.6% लास्ट क्वार्टर में, 1% इस क्वार्टर में। अच्छा, वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आप अभी तक पेशेंस रख के ये पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि जाओ और तुरंत कोटक में इन्वेस्ट कर लो। क्यों नहीं करो और क्यों करो वो अभी मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको ये समझना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि भाई आप प्रोविजंस बुक मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन्स डिफॉल्ट होंगे नहीं। तो इसलिए आने वाले क्वार्टर्स बैंक के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। और आपको एक और पैरामीटर देखना चाहिए, वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो आपको यह बताता है कि बैंक अपने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का कितना परसेंट कैपिटल अपने पास रिजर्व करके बैठी है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि फ्यूचर में इतना नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई के लिए पैसा ऑलरेडी साइड कर लिया। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अगर कोटक बैंक का देखे तो ये 18.2% हुआ करता था पहले, और अब ये 23.4% है। इसका मतलब ये कि कोटक बैंक को अच्छे से पता है फ्यूचर में उसके कुछ एक्स्ट्रा लोन्स डिफॉल्ट आराम से हो सकते हैं, और इसीलिए वो अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बढ़ा रहा है। सेम थिंग विद आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का इस क्वार्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है 19.33%, और ये पहले कम हुआ करता था। अब मैं आपको लास्ट में बस एक चीज और बताना चाहता हूं। अब हम चेक करते हैं इनके पीबी रेशो एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी। अब आप पूछोगे रेशो इतना लेट क्यों बता रहे हो? क्योंकि रेशो से कभी भी बिजनेस का परफॉर्मेंस आप जज नहीं कर सकते। बिजनेस कितना एफिशिएंटली पैसे कमा रहा है वो हमने कोटक के केस में देखा कि आईसीआईसीआई से डबल प्रॉफिट कमा रहा है एनुअली, बट आईसीआईसीआई से कम इंटरेस्ट इनकम है उसकी। तो सिर्फ पीबी रेशो देखकर शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही गलत अप्रोच होती है, इसलिए आपको पहले उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो पीबी रेशो अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखें तो वो है 2.09, और कोटक बैंक का देखें तो वो है 5.22। यानी कोटक बैंक अभी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, बुक वैल्यू के 5 गुना उसका शेयर प्राइस है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो 8.88 है आईसीआईसीआई का और कोटक का है 10.5। यानी कोटक अपनी इक्विटी कैपिटल पे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है और आईसीआईसीआई अपने इक्विटी कैपिटल पे कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि पहली बात, ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है। दूसरी बात, आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टडी करने के बाद अगर ये पता चल जाता है कि दो में से बेटर कंपनी कौन सी है, उसके बाद आप उसके पीबी रेशो को ट्रैक कर सकते हो या पीई रेशो को ट्रैक कर सकते हो, और जब आपको लगे कि इसका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है तब आप उसमें एंटर कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपने अब तक ये वीडियो देख लिया है, मतलब कांग्रेचुलेशंस, आप जागरूक जनता बन गए हो और इतना अच्छा अटेंशन स्पैन है आपका, पता है आपको। आई विल सी यू सून, बाय। दिस इज इन नो वे अ रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड एनीथिंग, लेट अलोन स्टॉक्स। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, एंड इनफैक्ट जो इस वीडियो में आप सीखोगे वो टेक्निक आप फ्यूचर में अप्लाई करके अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, बट ये वीडियो इटसेल्फ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू मनदीप। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशन दे सकते हैं और हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर कर सकूं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।